स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक बार सभी लोगों को ऐड कर लीजिए और बता दीजिए कि हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। हम जीके के टॉप 30 प्रश्न इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आगे भी चलेंगे, फिर उस वाली पीडीएफ में हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और हम जीत हासिल करेंगे स्टूडेंट। तो लिखा हुआ है जीके टॉप 30 प्रश्न, रट लो। अच्छे प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो रोज़ मैं आपको नए नए प्रश्न प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए आलिशान प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो इन क्वेश्चनों को देखने से चूक जाए। शुरू से लास्ट तक देखें, कोई प्रश्न मिस ना हो जाए स्टूडेंट। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, सभी को लिंक सेंड कर दीजिए स्टूडेंट, और बुला लीजिए सभी लोगों को जो आपकी जान पहचान के हैं, और कह दीजिए कि क्लास लाइव है, आइए शुरू से अंत तक करते हैं सारे प्रश्न। पढ़ो ऐसा जो एग्ज़ाम में आए स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम आए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि पक्के केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं इसका सही आंसर कमेंट कर देंगे स्टूडेंट। अगर आपको नहीं पता है तो इसी पीडीएफ के अंदर बने रहेंगे मेरे साथ और देखते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम शाह है, बलबन है, होशंग शाह है, अकबर है। तो इस प्रश्न का आंसर देखने के लिए बने रहेंगे मेरे साथ और आलिशान इसी पीडीएफ में इन दोनों प्रश्न के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको अभी भी नहीं पता है, अगर पता है तो कमेंट करें। रोज़ हम आपके साथ आलिशान प्रश्न लगाते हैं जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग भी इन प्रश्नों को लगाएं और अच्छे से तैयारी कर लें। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ये पूछा है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे और बता देंगे इसका सही आंसर। डल है, सेंटोस है, विक्टोरिया है, नाइजर है। तो अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसका आंसर जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे इसका सही आंसर सर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है विक्टोरिया झील। तो अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, पहले प्रश्न का आंसर सी आंसर सही है, विक्टोरिया झील। क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। एक बार अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उतने लाइक नहीं है क्वेश्चन, तो एक बार वीडियो को लाइक करके आए। सभी स्टूडेंट पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर उसके बाद में वीडियो देखें, फिर अपना कमेंट करें। तो दूसरा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? डिजराइल, वीडी सावरकर, टी आर होम्स या बाल गंगाधर तिलक? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत प्रथम स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा किसने दी, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और उन सभी लोगों को जोड़ लीजिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर बुला लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। वीडी सावरकर आपने यही आंसर अगर कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तीसरा है क्वेश्चन, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप तीसरे प्रश्न के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो एक बार याद कर लेना। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृहत घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। तो गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृहत घाटी यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंध्र प्रदेश अगर आपने लगाया है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। बने रहे क्वेश्चन शुरू से अंत तक, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि आए और देख कर चले जाए क्वेश्चन। अगर मेहनत करनी है तो रेगुलर आना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो बताएंगे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? असम में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करें कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर बताएंगे। असम है, तमिलनाडु है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी इसका चूज किया है और लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बने रहें और देखते रहें हर प्रश्न को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ लाइव हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। कमेंट करें सभी स्टूडेंट। किसी एक का कमेंट देख कमेंट मत करना हो स्टूडेंट, जो आपको लग रहा है कि सही आंसर क्या होने वाला है वही आंसर कमेंट करना जो आपकी याद है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति जो करता है, वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो क्वेश्चन, राष्ट्रपति करता है। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाले टीम कौन सी थी? तो पहले 2 विश्व कप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरफ चलन में है इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा क्वेश्चन, क्योंकि अभी विश्व कप वर्ल्ड कप हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन भी चलन में है। तो पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि पहले 2 विश्व कप टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? तो पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? सही आंसर आप कमेंट कर देंगे जल्दी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। बस एक भी प्रश्न मिस ना हो जाए क्वेश्चन, बस इतना समझ कर चलना, क्योंकि आपका टाइम वैसे ही कम है। क्वेश्चन अगर आप इधर उधर की बातों में लग जाएंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर आप बैक चले जाएंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे फिर बैक चले जाएंगे, तो ऐसा कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप आए हैं तो दिल थाम के बैठें और सारे प्रश्न देखें। जीएस के बहुत सारे प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूँ आज, आप बने रहे मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका होने वाला है वेस्ट इंडीज। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? वेस्ट इंडीज थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, वेरी गुड, आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुधवा, दा दाचिगम, हेमिश या वन विहार। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे कि सही प्रश्न 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आप सभी को जानते हैं कि कौन सा है, दुधवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, शिमला, हैदराबाद, नागपुर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर तो आप जानते भी होंगे शायद, तो एक बार जरूर बताएंगे मुझे कमेंट करके कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, शिमला, हैदराबाद, नागपुर। जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सोच से समझने का टाइम भी देता हूँ मैं कि आराम आराम से आप आंसर सोच लें और जब बताएं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जो स्टूडेंट, तो एक बार जरूर कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शिमला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का भी आंसर। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? वाह, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मदर टेरेसा, रीता फारिया, किरण बेदी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे
क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए और बता दीजिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आराम से बताएंगे कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जवाब मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। कितना अच्छा प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि है, पाणिनि है, विज्ञानेश्वर है या कालिदास है? अष्टाध्यायी, तो इसका तो आंसर सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। अष्टाध्यायी के लेखक बताने हैं स्टूडेंट, जल्दी कमेंट कर देंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। स्टूडेंट आराम से पढ़ते रहो, ठंड का माहौल काफ़ी हो चुका है, बस पढ़ लीजिए स्टूडेंट सभी लोग, ठीक है। तो ये तो वक्त है कि कभी गर्मी कभी सर्दी होती है स्टूडेंट, तो आप लोग पढ़ते रहें स्टूडेंट, ठंड से बच के रहें, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहन के और लिहाफ में बैठ जाएं आराम से जब पढ़ें स्टूडेंट। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जवाब पाणिनि, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा पाणिनि, ध्यान रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे है कि निम्नलिखित में दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, एम रहमतुल्ला सयानी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं, जरूर लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बता देंगे कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें और बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे बने रहें। नेक्स्ट है मांडू के हिंडोला महल, वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन, जो आपने ऊपर देखा था क्वेश्चन। तो मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अब इसका आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन और मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही है गलत है। तो मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह, बलबन, होशंग शाह या अकबर? क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए, एक बार कमेंट करेंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर जाएगा होशंग शाह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने सी आंसर बताया तो वेरी गुड। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? वाह, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। तो इस प्रश्न के बारे में आप लोग सब जानते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? गांधी जी, गोखले, ए ओ होम या एनी बेसेंट? तो क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ए ओहम मत लगा देना, ऑप्शन एनी बेसेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। तो ए ओम जितने लगाया हो स्टूडेंट का आंसर गलत लगाया होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि मौर्य शासक में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष या रूपदर्शक? तो मौर्य शासक में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो एक बार जरूर कमेंट करें, लोहाध्यक्ष है, लक्षण अध्यक्ष है या सुवर्णाध्यक्ष है या रूपदर्शक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहे और पढ़ते रहे, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया लक्षणाध्यक्ष, सही है आपका आंसर। अगर आपने बी आंसर कमेंट किया है क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चों ने अलग आंसर किया तो उनका थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, पढ़ लेंगे तो ध्यान रखेंगे, आज से आगे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आज अपने आपने पढ़ लिया तो ठीक है। तो लक्षणाध्यक्ष क्वेश्चन तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाह, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला, कटक, अगरतला, करनाल? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में, तो जरूर कमेंट करें। खेल का मैदान हॉस्टन राष्ट्रीय खेल का मैदान संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा है। राष्ट्रीय सुभाष, ठीक है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय
खेल संस्थान कहाँ स्थित है? क्रीड़ा होता है खेल संस्थान, तो ध्यान रखना इसका मीनिंग क्या होता है, खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा है। तो पटियाला है, कटक है, अगरतला है, करनाल है। तो सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार जरूर कमेंट करेंगे स्टूडेंट, बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। जो लोग अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार उनको वीडियो को लिंक सेंड कर दीजिए स्टूडेंट और बुला लीजिए। आलिशान प्रश्न चल रहे हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं स्टूडेंट, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD और APS और RO जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए सभी के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन पटियाला में है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पटियाला। पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो PDF में मैंने ऊपर दिखाया था आपको क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आ चुका है कि पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। ऑप्शन इन प्रश्नों के आंसर देखने के लिए ही मेरे साथ बने रहा करो, क्योंकि अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर भी नहीं पता था तो आप पता चल जाएगा कि पके हुए केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। फार्मिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक मैलिक है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो मैलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मैलिक अम्ल। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है, तांबे व सोने का, तांबे व एल्युमिनियम का, तांबा व चांदी का, या एल्युमिनियम व जस्ता का। तो रोल्ड गोल्ड किसका एक मिश्र धातु है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि रोल्ड गोल्ड किसका एक मिश्र धातु है, जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बता देंगे कि क्या हो जाएगा सही आंसर। जब तक सभी स्टूडेंट इसका आंसर सही नहीं बताएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा स्टूडेंट, जल्दी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। तो रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है, किस किस का है बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपने आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें, मैं देख तो लूँ कि आप क्या आंसर बता रहे हो। किसी का देख के आंसर ना बताएं क्वेश्चन, अपना आंसर बताएं जो आपके दिमाग में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया तांबा एवं एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो क्वेश्चन, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं और पूछा है कि निम्न में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी है। तो कोयना है, भीमा है, तुंगभद्रा है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है कि निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा या ये सभी। तो कृष्णा की सहायक नदी आपसे पूछी है स्टूडेंट, तो बताएं जरूर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है, कोई ध्वनि वाली तो नहीं आ रही है स्टूडेंट, बताएंगे एक बार कमेंट करके। कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में, प्रॉपर आपको आवाज़ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, एक बार जरूर कमेंट कर दें स्टूडेंट। वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं एक बार सभी को बुला लीजिए, बस इतना मेरे खातिर कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी का भला हो जाए। अच्छे प्रश्न लगा रहा हूँ और आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में तो कौन सी कृष्ण की सहायक नदी है, तो आपने कमेंट किया ये सभी। कोयना है, भीमा है, तुंगभद्रा है, तो ध्यान रखना ये सभी नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे और इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ये कह रहा है कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काइयों से बने होते हैं। वाह, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, या समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज क्वेश्चन, ऐसे पढ़ते रहें आप लोग, ठीक है। जितने भी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिल्कुल सटीक पढ़ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि सर हम धीरे 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 हमने बहुत सारे प्रश्न यहाँ से कलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन अगर आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाए और यूपिटर वैसी पैट की क्लासें पढ़ी हैं क्वेश्चन उनको एक बार देख लें, क्योंकि आपको पता है कि यूपिटर वैसी पैट में हमने आपको सभी पोर्शन कराया था, हिस्ट्री भी कराई थी आपको मैंने, और भूगोल भी कराया था उस टाइम, आपको संविधान भी कराया था उस टाइम, इकोनॉमिक्स भी कराई थी। तो वहाँ से हमारी सभी क्लासें पढ़ी हैं, तो आप एक बार वहाँ से देख सकते हैं।
जो बहुत सारे प्रश्न आपको मिनटों सेकंड में कराए थे मैंने आपको, तो एक बार उनका रिवीजन जरूर कर लेना क्वेश्चन पेपर से पहले। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है टुंड्रा वन। तो किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं, तो टुंड्रा वन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या खेल। तो जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि ग्रैमी पुरस्कार किस खेल में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी या द्रवणित। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। ध्यान से कमेंट करें क्वेश्चन, जल्दीबाजी में नहीं, पढ़ लें पहले प्रश्नों को पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, जब आंसर बताएं। सभी स्टूडेंट जल्दीबाजी किसी बात की नहीं क्वेश्चन, अपने घर ही हो आप, कहीं ट्रेन नहीं छूटेगी आपकी, रात का वक्त है क्वेश्चन, आराम से पढ़ो। तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, आपने कमेंट भी किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका जवाब विद्युत रोधी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वाह कितना अच्छा प्रश्न है कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभप्रदायक खाद्य तेल कौन सा है। वाह अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। तो वाटर ऑयल यानी तेल, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, रेपसीड ऑयल तोरिया तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल। तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तेल खाद्य तेल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर और कमेंट करके ये बताएं कि सर इसका सही आंसर ये होने वाला है कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभप्रदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो जरूर कमेंट करें और बता दें मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। तो हृदय के लिए सबसे लाभप्रद खाद्य तेल जो है वो जैतून का तेल है, जी तो ऑलिव ऑयल बोलते हैं, ध्यान रखना ऑप्शन में भी सही आंसर है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वीडियो को पूरी तरीके से देखा करें, प्रॉपर तरीके से। तो प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त किया होता है। तो प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है, पायरेक्स कांच, मृदु कांच, दुर्गलनीय कांच या फ्लिंट कांच। एक बार कमेंट करें सही आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन और बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए हम निम्नलिखित में किस प्रकार का कांच प्रयुक्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है फ्लिंट कांच, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा फ्लिंट कांच, ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा उल्टी का निगमन केंद्र है। वाह तो मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा उल्टी का निगमन केंद्र है, अनुमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क, मेंडुला ओब्लागेटा या पोन्स। एक बार कमेंट करेंगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, जितना कहा जाए उतना कम है। तो बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा उल्टी का नियमन केंद्र है। तो एक बार कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपने आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका जवाब मेडुला ओब्लागेटा हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, लोयन फिश किसे कहा जाता है, लोयन फिश। वाह कितना गजब प्रश्न क्वेश्चन, कितने आलिशान प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया। तो लोयन फिश किसे कहता है, स्टेरिंग टेरोइश वोलियंस या कोलोफाइराइन जॉर्डन, लोवियो रोहिता। तो एक बार कमेंट करेंगे लोयन फिश किसे कहा जाता है।
कमेंट करें क्वेश्चन, सही आंसर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया टेरोइंस वोलियंस। तो ध्यान रखना है ये सही आंसर था कि टेरोइंस वोलियंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। वाह कितने अच्छे प्रश्न है। भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते भी हैं, एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। और कौन कौन से अंग हैं एक बार कमेंट कर देंगे ऑप्शन कि भारत संसद के कितने अंग हैं ये पहले ये बताएं, और वो कौन कौन से हैं ये भी बताएं। चलिए वेरी गुड, आपने कमेंट किया 3। तो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, क्या यही है? एक बार टिक करें। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, क्या भारतीय संसद के कितने अंग? 3 हैं जो मैं बता रहा हूँ, क्या यही है तीनों? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। चलिए अगर इससे अलग है तो जरूर कमेंट करें। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। भूटान का राष्ट्रीय खेल, वाओ कितना गजब प्रश्न क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर पता है तो जरूर कमेंट करेंगे। बैडमिंटन है, तीरंदाजी है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, एक बार कमेंट कर दें। बैडमिंटन, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या फुटबॉल, जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो आपका सही है, और जिसने बी नहीं लगाया उनका गलत है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? एक बार जरूर कमेंट करें ऑप्शन और बताएं कि रेशम का उत्पादन किससे होता है। एक बार जरूर कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से या स्वयं कीट से? तो रेशम का उत्पादन किससे होता है जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर सही आंसर बताएं क्वेश्चन, सही आंसर क्या होने वाला है। तो रेशम का उत्पादन किससे होता है? आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आपने कमेंट किया तो रेशम कीट के प्यूपा से है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन इंतजार मत करो किसी चीज़ का भी, पढ़ लो, मैं तो यही कहूँगा सब स्टूडेंट पढ़ लीजिए आराम से, जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज़ के क्वेश्चन। एक एक प्रश्न आपके दिमाग में उतार रहा हूँ आराम आराम से पढ़ा के, यहीं तो मैं भी आपको जल्दी जल्दी पढ़ा के सारे प्रश्न खत्म कर देता हूँ क्वेश्चन, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। अब मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ कि रेशम का उत्पादन किससे होता है, तो आप बता दोगे कि रेशम कीट के ऊपर से, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कोई प्रश्न आपसे पूछूं तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं आपसे पूछ लूँ दोबारा से आप ना बता पाएँ। चलिए एक प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये प्रश्न क्वेश्चन है इसका एक बार आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रकाश यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का कांच प्रयोग होता है? तो बताइए, क्वेश्चन तुम क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा रहे हो, बताओ। तो अगर यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि आप भूल जाओगे, नहीं भूल पाओगे क्वेश्चन, ये मैं हमेशा गारंटी लेता हूँ, नहीं भूल पाओगे। तो यही चीज़ है क्वेश्चन कि आपने जो पढ़ लिया है उसे नहीं भूल पाओगे आप, चाहे लग रहा हो भले ही कि हम भूल गए, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत आराम आराम से तैयारी कर लिए क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, ये प्रश्न आपसे मैंने पूछा इसलिए क्योंकि आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट किया गया था क्वेश्चन, एक बार और बताएं। तो इसका आंसर आपने बताया था कि रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं कि बताइए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, डार्विन, लेमार्क या आइंस्टीन? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्वेश्चन बता दें सही आंसर। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, इसका सही आंसर क्या होने वाला है जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया लेमार्क। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लेमार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी है, विनोबा भावे है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या स्वामी विवेकानंद है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपका होने वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ने अभी भी कमेंट नहीं किया है जल्दी कमेंट करते हो स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर आपने बताया है। एक बार और कमेंट करो स्टूडेंट जो अभी भी रह गए हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, बताइए कमेंट करके। करिए कमेंट स्टूडेंट, किसके इंतजार में बैठो, करो कमेंट। सुनते नहीं हो, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करिए क्वेश्चन, आंसर बताइए सभी लोग। क्योंकि आप जो जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, और पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो सभी आंसर करेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखना चाहते हैं कि हमारे आंसर सही जाएंगे नहीं जाएंगे। करिए कमेंट क्वेश्चन, बिल्कुल को पीछे हाथ मत खींचने। वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें तो विनोबा भावे इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर आपने विनोबा भावे लगाया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, तो कोई भी झिझक वाली बात नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, आपको मैंने थोड़ा सा डांटा, आपने मेरी बात को माना, बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन। आपके भले के लिए ही मैंने आपको डांटा था, तो आपने वो भला पूरा कर दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में किस गवर्नर ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर सिर्फ आप ही बताएंगे, मैं तो नहीं बोलूँगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न में बाइवलेट हो जाता हूँ। आप लोग बता देंगे। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो पीछे एक वीडियो है, कम से कम 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाई थी, तो उसमें ये प्रश्न मिल जाएगा आपको। वेरी गुड क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट को बता दें कि किस गवर्नर जनरल ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ये क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए है क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन अगली पीडीएफ की ओर। ये पीडीएफ हमारी कंप्लीट हुई, अगली पीडीएफ की ओर चलते हैं। बताओ कौन सी पीडीएफ लगी क्वेश्चन, वाह। क्या आप दिवस भी पढ़ना चाहते हैं? चलिए, तो हम आपको टॉप 30 प्रश्न कराएंगे, तो सभी दिवस से महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। रट लो क्वेश्चन, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। क्वेश्चन लिख दिया है देखो, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। तो क्वेश्चन अब तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि सर आप हमें तरह तरह के प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं। जितना मुझसे हो रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि उस बात को तुम नहीं समझ पाओगे वो मैं समझ पाता हूँ कि हम प्रश्न को कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन। तो उस चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन, और हम समझ सकते हैं। तो ये टॉप 30 प्रश्न आपको मैं इसमें प्रोवाइड कराऊंगा इस पीडीएफ से। फिर आगे चलते हैं और ऐसे ही बने रहेंगे मेरे साथ जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा क्वेश्चन। कोई भी प्रश्न मिस ना होने पाए, आपसे बस इतना कहूँगा कि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो जाए। तो टॉप 30 प्रश्न जो दिवस से महत्वपूर्ण होंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपको करा रहूँगा। तो इसमें पहले प्रश्न लिखा हुआ है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो बने रहे मेरे साथ। इस पीडीएफ के अंदर ये आंसर भी मिलेगा देखने को। तो एक प्रश्न मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आप लोग अगर नहीं पता है इसका आंसर तो सभी प्रश्न देखेंगे और फिर इसका आंसर भी देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होशियार होते हैं जो आते हैं बाद में चले जाते पहले हैं। तो ऐसा नहीं करना स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ कुछ तो सोचा होगा मैंने। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं और जल्दी कमेंट कर देंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? 28 फरवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। वेरी गुड क्वेश्चन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी या 30 जनवरी? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, जिसे नहीं पता है वो आंसर देखते रहें। बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे, जितना कहा जाए उतना कम है। बस पढ़ते रहिए क्वेश्चन, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। तो शहीद दिवस आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपका आंसर सही है तो देखिए आपने क्या कमेंट किया है। अगर जो स्टूडेंट अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं स्टूडेंट, तो सभी दिवस इसमें आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा 30 जनवरी। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर, 21 जून? एक बार सोचें फिर आंसर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कितने वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आपने अभी भी क्लास मिस कर दी
तो फिर मत कहना उदास हो गए कि सर अभी भी तैयारी नहीं हुई हमारी। तो फिर उदास ही होकर कहता है एक स्टूडेंट। तो मैं तो यही कहूँगा उस स्टूडेंट कि सभी स्टूडेंट पढ़ लें और हर चीज़ को याद रखें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका एक बार आंसर कमेंट कर दें और मुझे बताएं। तो आपने इसका आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, उसका आंसर सही बताया आपने 21 जून। तो अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 3 दिसंबर क्वेश्चन। अगर जब आपके आंसर सही जाते हो क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन लगाने के मन करता हूँ क्वेश्चन। तो आज आपको सभी क्वेश्चन लगाने का मन होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपके प्रश्न सभी सही जा रहे हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। और अगले प्रश्न का टारगेट सोचते हैं कि अगला प्रश्न कैसा आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, यही ललक होनी चाहिए आपके हृदय में, आपके मन में, कि हर प्रश्न के बारे में सोचें कि अगला प्रश्न पता नहीं कैसा होगा, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे ही सोचते रहे। जैसे आपने ये प्रश्न कर दिया, इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। लो भैया, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 24 नवंबर? बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने कमेंट किया क्वेश्चन, उनका बढ़िया है। सी वाले बिल्कुल करेक्ट है, और जिन्होंने सी नहीं लगाया है तो वो भी गलत है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय संरक्षण दिवस जो मनाया 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बता देंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहे क्वेश्चन, बताते रहे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी कमेंट करें क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वाह कितना गजब क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर 8 मार्च है, 5 मार्च है, 12 मार्च है, 10 मार्च है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर जाएगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन? कितने अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, देखते रहे। 30 प्रश्न हैं, सब इजी नहीं होंगे क्वेश्चन, कुछ हार्ड भी होंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस पीडीएफ के अंदर हम आपको 30 प्रश्न, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करें। विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया। इसका सही आंसर जाएगा 5 जून। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे किस तिथि को मनाया जाता है? वाह कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन। एक बार जरूर कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। इसका सही आंसर जाएगा 1 जुलाई। क्या हो जाएगा सही आंसर? वेरी गुड ऑप्शन, कमेंट किया आपने 1 जुलाई, वेरी गुड क्वेश्चन। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। सोचिए समझ के आराम से बताएं, जल्दबाजी कोई नहीं है क्वेश्चन। हर प्रश्न आपके दिमाग में फिट होना चाहिए क्वेश्चन।
तो विश्व जैव विविध क्या है विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा है 22 मई, 23 जून या 16 अप्रैल। सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर होगा 22 मई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक बार कमेंट करके बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 जनवरी, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर और बता दें मुझे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वाओ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस चल रहे हैं क्वेश्चन, तो अभी भी जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार उनको बुला लीजिए और कह दीजिए कि क्लास आपकी लाइव है क्वेश्चन। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो अभी भी हमारे साथ ना जुड़ा हो। जो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एपीएस, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर हमारे साथ शामिल हो क्वेश्चन। और देखिए आलिशान प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून है, 17 जुलाई है, 7 अगस्त है, 7 सितंबर है। इसमें से एक आंसर सही है, उस आंसर का कमेंट करना क्वेश्चन और बिल्कुल सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा 7 अगस्त। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं और पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर है, 5 जून है, 23 मार्च है, 21 अप्रैल है। तो एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्या आपको इसका आंसर नहीं पता है? अगर पता है ज़रूर कमेंट करें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर कमेंट करने के लिए वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने ए बताया है तो आपका आंसर सही है वरना गलत है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही आलिशान प्रश्न चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस अब बताओ, 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस क्या आपको पता है? जरूर कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस, जरूर कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर अगर आपको पता है तो, कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल है, 26 जुलाई, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर। अरे वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाता क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मेहनत की आपने, बहुत पढ़ा क्वेश्चन, जब भी तो कोई प्रश्न गलत नहीं जाता है आपका। बिना पढ़ो कैसे हो जाएगा, संभव नहीं है क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की है जो आज भी एक प्रश्न भी गलत नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा 29 अगस्त। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर 29 अगस्त लगाया था तो आपका सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वाह कब मनाया जाता है क्वेश्चन बताइए। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल, 10 दिसंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताओ? सभी प्रश्न याद करा दूंगा क्वेश्चन, सभी प्रश्न, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो विश्व जल दिवस बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मार्च। विश्व जल दिवस क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। और इसका सही आंसर आपने 22 मार्च लगाया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो विश्व जल दिवस सही आंसर 22 मार्च होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वाओ कितना गजब प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस क्या आप जानते हैं? तो जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। 22 फरवरी, 2 मार्च, 22 मार्च या 22 मई। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आने वाले समय में मनाया जाएगा स्टूडेंट। समझ गए होंगे अब तो, कमेंट कर दें इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो। वाह गजब, ऐसे ही कमेंट करते रहे, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। वाह, विश्व मानवाधिकार दिवस, अगर ये प्रश्न कम से कम 10 बार ना पूछा गया अब तक पेपर में तो कम है क्वेश्चन, कम से कम 10 बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन, और आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अगर इसका आंसर तुमने अभी भी नहीं बताया तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। तो आप जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दें कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 जुलाई, 8 अगस्त, 20 अक्टूबर, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमेंट करेंगे जल्दी। करें कमेंट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर विश्व मानवाधिकार दिवस। वाह गजब क्वेश्चन, सभी आंसर कमेंट कर दिया आपने, किसी ने 4, किसी ने 8, किसी ने 20, किसी ने 10। कर दें, मर्जी है आपकी, नहीं करे तो कर दो, ठीक है। चलिए, तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कुछ बच्चों ने सही आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है 10 दिसंबर। अगर आपने किसी ने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है, यानी कि बिल्कुल ही सही है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। वाह, विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 31 मई, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं, और स्टूडेंट तैयारी कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, कम से कम 50 दिन है आपके पास तैयारी के लिए, और ज़्यादा ही क्वेश्चन, तो आप लोग लग जाइए तैयारी में, बहुत अच्छे से तैयारी कर ले क्वेश्चन। 50 दिन तो प्रॉपर आपके पास है, तो आप अगर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ पढ़ लेंगे क्वेश्चन। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसका आंसर सही कमेंट करके बताएं मुझे क्या हो जाएगा। 22 मार्च है, 31 मई है, 11 जुलाई है, 22 अप्रैल है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो स्टूडेंट जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 31 मई। अगर आपने 31 मई बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, गजब, वाह। पृथ्वी दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, बताओ कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए तो कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, एक एक प्रश्न पर ध्यान से देखें क्वेश्चन। तो जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन उन्हें जोड़ लीजिए, कम से कम 50 लाइव होने चाहिए, कहाँ एक दिन में कम से कम 50, 25 तो हो जाते हैं, 30 भी हो जाएंगे, कम से कम 50 होने चाहिए क्वेश्चन। तो पृथ्वी वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 मार्च, 11 जुलाई, 11 अगस्त, 10 जनवरी। तो पृथ्वी वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं।
कमेंट कर दें ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर रहा 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 11 जुलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 11 नवंबर, 19 नवंबर, 23 दिसंबर। एक बार कमेंट करें ऑप्शन और बताएं मुझे सही आंसर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका? 31 अक्टूबर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 3 मई, 21 मई। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। विश्व विरासत दिवस तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होने वाला है? आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा कि विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो 23 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार कमेंट करें। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? 28 मार्च है, 18 सितंबर है, 8 सितंबर है, 18 मार्च है। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा प्रश्न ऑप्शन, बहुत ही गजब प्रश्न था, वेरी गुड। कितना अच्छा प्रश्न है। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे विश्व डाक दिवस। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप लोग कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है और एक बार कमेंट करेंगे। 21 मार्च, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन 9 अक्टूबर। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। क्या हो जाएगा? 9 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे हार्ड प्रश्न ये है, शिक्षक दिवस। सबसे हार्ड प्रश्न है, कोई बच्चे इसे नहीं बता पाएगा जल्दी से। चलिए, तो विश्व यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 27 दिसंबर, 8 सितंबर या 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपने कमेंट किया 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन। किस दिन विश्व एड्स दिवस, जो पीडीएफ के शुरू में प्रश्न था उसका आंसर मिल गया है ऑप्शन आपको, तो जरूर कमेंट करें। तो किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है?
1 दिसंबर, 20 मार्च, 20 दिसंबर, 1 मार्च। एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। तो किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा सही आंसर, एक बार और कमेंट कर दें क्वेश्चन। अगर आपने अभी भी आंसर नहीं बताया है तो ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? कितना गजब क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन तो एक से एक अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। अगर आप पढ़ने की कमी है, बस आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए हार्ड है, और पढ़ लिए हैं तो ईजी हैं। तो विश्व टीबी दिवस तो 24 फरवरी, 24 जून, 24 अप्रैल, 24 मार्च। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। जिन्हें इनका आंसर पता है इस प्रश्न का तो वो जरूर कमेंट करें और बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें, वेरी गुड। तो 24 मार्च सही आंसर है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। गोवा मुक्ति दिवस, ये प्रश्न तो मैंने आपसे पहली बार भी कराया है एक बार और। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अक्टूबर है, 19 सितंबर है, 19 नवंबर, 19 दिसंबर है। अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, 19 तो सही आंसर कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक ज़रूर कर दें क्वेश्चन, ज़रूर कर देना एक लाइक। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपने सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने अगर 19 दिसंबर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट इस पीडीएफ का लास्ट प्रश्न, आगे बने रहेंगे मेरे साथ ऐसे ही। तो इस पीडीएफ का लास्ट प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस। तो 5 सितंबर है, 14 सितंबर है, 27 सितंबर है, 8 सितंबर है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन और जल्दी बताएं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन? तो सही आंसर कमेंट करने के लिए जल्दी कमेंट कर दें और बता दें सही आंसर विश्व पर्यटन दिवस। जो स्टूडेंट मेरे साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन, तो आप उनसे लाख गुना बेहतर हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रश्न अब तक लगा लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट के सोच रहे हैं करने की, जल्दी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 27 सितंबर। एक प्रश्न आपके लिए होता है क्वेश्चन, और ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर तो बता ही दोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर यू, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये क्वेश्चन फॉर यू है इस पीडीएफ का क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखो, जो चीज़ कहते हैं जो चीज़ पढ़ ली है वो तो कभी नहीं भूल पाता क्वेश्चन। तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें क्वेश्चन, एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट करें, फिर आगे बने मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहें। कमेंट करना है, लाइक करना है, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है। शेयर तो आपको जितना हो सके उतना करना क्वेश्चन, जितना चाहो तो जितना हो सके शेयर तो उतना करना क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आंसर भी बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फॉर यू, मैं नहीं बोलूँगा, आपको पता है कि सर एक प्रश्न हमें आप देते हैं रोज़ और हमें डाउट में डालते हैं, और फिर हम उसे सर्च करते हैं, उसके साथ साथ हम 4 से 5 प्रश्न देख लेते हैं। तो वही चीज़ है कि रेगुलर। चलिए क्वेश्चन, तो ये थे हमारे जीएस के आलिशान प्रश्न। आपको कैसे लगे क्वेश्चन एक बार ज़रूर कमेंट करें। आगे बने रहेंगे मेरे साथ और पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन। अब हम जो कराने वाले हैं आप लोगों को, अगला पोर्शन पे चलते हैं क्वेश्चन, और कराएंगे आपको नए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम नए नए प्रश्न पढ़ेंगे रोज़ और अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे। अब हम पहले आपको अलंकार के पूरे प्रश्न दिखाएंगे, फिर उसके बाद में अलंकार के जो अब तक प्रश्न आए हैं
107 प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं, फिर वो कराएंगे आपको। पहले अलंकार की वीडियो देखेंगे, पहले थोड़ी देर सस्ताएंगे, बहुत सारे आंसर आपने कमेंट किए क्वेश्चन, उसके बाद में थोड़ा सा वो कमेंट रोकेंगे, फिर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, और बने रहेंगे मेरे साथ लास्ट तक, जब तक मैं आपको गुड नाइट ना बोल दूँ, जब तक कोई कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर सभी को गुड इवनिंग। अब हमने अलंकार का टॉपिक शुरू किया है क्वेश्चन। अब हम इसको लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे। मात्र 5 से 10 मिनट में हम इस टॉपिक को पूर्ण कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनको लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम पूरे टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके जो वन लाइन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर, उनको हम लगा लेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न पर, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पर हम प्रश्न को लगाएंगे। पहले हम पूरे टॉपिक को देख लेते हैं कि अलंकार में होता क्या क्या है। तो कहा गया है अलंकार अलम प्लस कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का मतलब होता है अलंकृत और कार का मतलब होता है करने वाला। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अलम प्लस कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का मतलब होता है अलंकृत और कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकृत करने वाले को हम सौंदर्य उद्दीपक भी कहते हैं। ये बात पर ध्यान रखना है कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना। संस्कृत में अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि वो जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं। तो ये विषय ध्यान रखना आपको क्वेश्चन, क्योंकि हम आज अलंकार पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम मोस्टली इसके क्वेश्चन लगाएंगे कि अलंकार के कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अगर हम क्वेश्चन लगा लेंगे, पहले हम पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है क्वेश्चन, तो हमने पढ़ा कि अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार, अलम का मतलब था अलंकृत, कार का मतलब करने वाला, अलंकृत करने वाला, अर्थात काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए अलंकार कहलाता है। अलंकृत करने वाले को सौंदर्य उद्दीपक भी कहते हैं। और संस्कृत में अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं। तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण पॉइंट। क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब आता है अलंकार के भेद। अलंकार के 2 भेद होते हैं मुख्यतः। कितने होते हैं? 2। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। और आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना था। शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार को बाहरी सौंदर्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शब्द अलंकार को हम बाहरी सौंदर्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी क्वेश्चन, क्योंकि वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट, अब इस बात तो चलती है कि जिसके भेद जो होते हैं शब्द अलंकार के, वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो ये विषय ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है अनुप्रास। एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कोलन में, कलियन में, कछारन में, कंजन में। तो इसमें का वर्ड की आवृत्ति कई बार है। ठीक है, क्यारिन में, कलिन में और क्लिप किलकत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई बार आवृत्ति मिल रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त्यनुप्रास। और यही पहचान वृत्त्यनुप्रास की होती है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि अनुप्रास के जैसा ही वृत्त्यनुप्रास होता है जो अनुप्रास का भेद है। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुप्रास के जैसा ही कौन सा भेद होता है, जो अनुप्रास के जैसा ही होता है जो अनुप्रास का भेद है। तो वो कौन सा है? वृत्त्यनुप्रास। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है नोट करके कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम वृत्त्यनुप्रास कहते हैं और उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखते रहेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से, क्योंकि बाद में हम आज इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगवाएंगे। तो देखता हूँ कितने स्टूडेंट जवाब दे पाएंगे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें और बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन कराएं तो बने रहें मेरे साथ। तो अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद होते हैं वो पहला कौन सा है? तो पहला आपके सामने है छेक अनुप्रास, दूसरा है वृत्त्यनुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्तनुप्रास और 5वां है अंतनुप्रास। छेक का मतलब होता है चतुर। क्या होता है छेक का मतलब? चतुर होता है, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, एक बार हो। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो तो इस बात का जैसे ध्यान रखेंगे, रहीमन रहीला। तो यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है, तो ध्यान रखना। तो उसे कहते हैं छेक अनुप्रास, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, छेक अनुप्रास। छेक का मतलब होता है चतुर। और ये रहीमदास ने लिखी थी कि रहीमन रहीला की भली रहीमदास ने लिखी थी, इस बात को ध्यान रखना है। वृत्त्यनुप्रास आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तरनी तरुआ तर तमाल तरुबर बहु छाए। तो यहाँ आवृत्ति बार बार हो रही है। किसकी? ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे वृत्त्यनुप्रास है।
इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। लाट अनुप्रास, लाटा का मतलब होता है गुजरात। क्या मतलब होता है लाट का? गुजरात। जहाँ एक वाक्य में दो या दो से अधिक तथा अन्वय करने पर उनका अर्थ बदल जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? लाट अनुप्रास कहते हैं। हम क्यों लेठियो है कहाँ, हमको लिठियो है कहाँ, हमको लिठियो है कहाँ, कहन सब लगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। इसमें आपको एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जहाँ लिठियो लिठियो आया है तो इन दोनों को जहाँ पर थोड़ा सा भी अर्थ चेंज करने पर इनका अर्थ बदल जाता है। तो इसमें छोटा सा मोस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि रो को मत जाने दो। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं और स्टूडेंट के अर्थ कैसे बदलता है। जैसे ये देखो, रो को मत जाने दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट। और रो को मत जाने दो, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोमा तो क्या पढ़ोगे? रोको मत, रोको मत जाने दो। क्या पढ़ोगे? रोको मत जाने दो। अगर मैं इसी को यहाँ लगा देता हूँ तो क्या पढ़ोगे? रोको मत जाने दो। तो इसे कहते हैं अगर थोड़ा सा ही परिवर्तन करने पर उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम लाटर रिप्लेस कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है वो है कि पूत कपूत के धन सच्चे और पूत सपूत क्यों धन सच्चे। यदि पूत कपूत है बुरा है तो उसके लिए दुनिया भर की माल दौलत इकट्ठा करके रख दोगे तो 2 मिनट में उड़ा देगा। और पूत सपूत है अच्छा है तो काम अगर खा लेगा। जैसे हमारे प्यारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है अपने भविष्य के बारे में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आए थे और चले गए, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं हो स्टूडेंट, क्योंकि आप भी जानते हैं इस बारे में कि सर हमें उनसे मतलब है जो पढ़ रहे हैं। श्रुत्यनुप्रास, सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों के अंतिम वर्ण समान होते हैं तो उन्हें श्रुत्यनुप्रास कहते हैं। कहत नहत रिजत जीजत मिलत खिलत लजिया, तो यह ध्यान रखना आपको, तो इन अंतिम वर्ण समान होते हैं इसके, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अंतरप्रास, अंत में आया हुआ अनुप्रास। जहाँ पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो तो वहाँ अंतरप्रास होता है। तो यह नाथ शंभु धनु भजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोई दूक दास तुम्हारा। तो तुम्हारा और भंजी नहारा सेम आवृत्ति है वर्णों की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और आता है कि रहीमन वो वाला क्या कहते हैं उसको, एक एग्जाम्पल और आता है क्वेश्चन, तो आप जानते हैं उस एग्जाम्पल को, मैंने अभी क्लास में आपको कराया था। मुरली वाले मोहना मुरली ने एक बजाए, मुरली ने एक बजाए, मुरली वाले मोहना मुरली ने एक बजाए, तेरी मुरली मनहरो घर आंगन ना सुहाए। तो बजाए और सुहाए में सेम राइमिंग वर्ड होते हैं तो उसे भी हम अंतरप्रास कहते हैं। इसे तुक अलंकार भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हमारे 5 कंप्लीट हुए क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तुक यानी कि यमक अलंकार। यमक अलंकार यानी कि शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार है। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए उसे यमक अलंकार कहते हैं। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है उसे यमक, कनक करते सौगुन, ये सब हमारे यमक अलंकार है। 3 बेर का मतलब 3 बार में, और 3 बेर थे उसके पास, तो कनक करते सौगुन, कनक और धरतूरा और सोना होता है इसका मतलब। तो जहाँ एक शब्द के 2 या 2 से बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लिष्ट, श्लिष्ट धातु से बना हुआ है जिसका मतलब चिपका हुआ। शब्द एक होगा अर्थ अनेक होंगे, तो ध्यान रखना एक शब्द के अर्थ अनेक होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। जैसा आपके सामने है कि सब शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। टेस्ट है, चल जरा चिंता करत चित्तवत चारों ओर, सुबिन को खोजत फिर कभी व्यभिचारी चोर। तो ये पंक्ति बिहारी जी ने लिखी थी और इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पंक्ति और पैर है, 2 पद हैं। तो सुबिन शब्द एक बड़ा सुंदर वर्ण है, सुंदर स्त्री और सोना। तो अब यही बात आपको ध्यान रखनी है कि सुबिरन शब्द एक बार आया है उसका अर्थ अलग अलग है। तो कवि के लिए सुंदर वर्ण है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है और चोर के लिए सोना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक शब्द एक बार आया है उसके सुबिरन, तो उसके अर्थ अनेक अर्थ अलग अलग हैं तो उसे कहते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अब अगला हेडिंग है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार चौथा हेडिंग है श्लेष अलंकार का। तो वक्र मतलब होता है 2 शब्द मिलकर बना है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति मतलब होता है कथन, ठीक है, कथन। तो टेढ़ा कथन वक्रोक्ति, जहाँ अर्थात जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला उसे टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगा ले तो उसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ध्यान रखना है। अर्थात जहाँ कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला उसको टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगा ले तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। डार पर को प्रिय हरि, डार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहू, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। तो यहाँ राधा कृष्ण का संवाद है। घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि एवं मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जबकि घर के अंदर बैठी राधा उनका व्यंग्यात्मक यानी कि अलग अर्थ निकाल रही थी। जैसे हरि का मतलब बंदर से निकाल रही थी और मधुसूदन का मतलब भौरे से निकाल रही थी। तो उसे कहते हैं टेढ़ा कथन ओशन, जहाँ कहने वाला किसी बात को किसी दूसरे अर्थ में कहता है मगर समझने वाला उसे दूसरे अर्थ में समझ लेता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा
वक्रोक्ति अलंकार के को अलंकार की आत्मा कहते हैं स्टूडेंट। ये वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आचार्य भामा वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की सम्राट या आत्मा कहते हैं। पुनरुक्ति ये 5वां हेडिंग है। फिर से वही बात कहना, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए परंतु उनके अर्थ समान हो, धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़ा, बाल की कोलियों का पिरंग। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। तो फिर से वही बात कहना, तो धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़ा, बाल की कोलियों का पिरमगण। तो समझ गए होंगे आप, ये खेत के लिए कहा गया है कि हमारे खेती बार बार ही बढ़ रही है। अर्थ अलंकार चल पड़ा है स्टूडेंट। अर्थ अलंकार को आंतरिक सौंदर्य के नाम से जानते हैं। जहाँ अर्थीय कारण चमित का सौंदर्य, कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के भेद, अर्थ अलंकार के पहला भेद है उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 पॉइंट होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। पहले इनके बारे में देखेंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होते हैं और साधारण धर्म क्या होता है। तो उपमेय कहते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो ध्यान रखना है, उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। और उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से दिया जाए या जो हमारे पहचान होती है समान से, ठीक है, पहचान, तो उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारी पहचान होती है उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ये बातें बताई गई हैं स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे हम आपको पीछे दिखाते हैं। यहाँ क्या है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे हमारे जो शब्द है वो क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। ये तो हमारा है उपमेय, ये उपमान है, ये वाचक शब्द है समान, और सुंदर जो है वो हमारा साधारण धर्म है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये साधारण धर्म ये है, वाचक शब्द ये है, उपमेय उपमान ये है और उपमेय ये है। तो इन चारों पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि सीता जी का मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, के समान वाचक शब्द और सुंदर है, तो ये हमारा साधारण धर्म है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर इस तरह से बताया जाता है तो वहाँ उपमेय अलंकार की पॉइंट बनता है। तो इस बात का ध्यान। अब यहाँ पे साधारण धर्म में आपको बताया गया है कि उपमेय उपमान की तुलना जिस उद्देश्य क्या है उसे साधारण कहते हैं। तो सुंदर साधारण धर्म है उस टाइम, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पीपर पात उपमान है, मन उपमेय है, साधारण धर्म डोला है और सरिस पहचान है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। तो ये हमारे जो उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है वो ये एग्जाम्पल है कि पीपर पात सरिस मोटर। और दूसरी बात ये है कि पीपल के पत्ते से आपके मन की तुलना की जा रही है, जबकि दोनों चीज़ों में अंतर होते हुए भी एक जैसा बताया जा रहा है, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे। नोट में लिखा हुआ है कि महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्राय नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल है, सीता जी का मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना समान शब्द नहीं है तो वाचक शब्द नहीं है यहाँ पे, तो ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल कहलाएगा कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। आप शेर है तो ये भी रूपक अलंकार है। आरोह सरोह का चरण द्रंग खंजन मुख चैतंद्र, ये बिहार जी ने कहा था। चरण कमल बंदो है राय, ये सूरदास जी ने कहा था। तो ध्यान रखना, ये सभी हमारे कौन से रूपक अलंकार के एग्जाम्पल है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट मानते हैं। उत्प्रेक्ष, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहाँ जनु मनु मानो जानो, मानो मानो जानू, तो ध्यान रखना, मनु मनु मानो जनु जनु जानो, ऐसे याद रखना, मनु मनु मानो जनु जनु जानो आदि वर्ड आते हैं पहचान के लिए, तो उन्हें हम उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। थी किस अनंग की धनु की वह शीतल से जनी तो दुहारी, अलवेली बहुलता या मानो सुर की नवलहरी, तो ध्यान रखना मानो आ गया है, तो जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा था। ध्यान रखना, विनोक्ति, जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए तो वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट नहीं है ऑप्शन, इसे छोड़ेंगे। जैसे कहा है, शर बिनु सरिता सरजी बिनु शार, सर सरिज बिनु सुरे,
तन विनु यौवन यौवन विनु तन, तन यौवन वीर्य दूरे। तो सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल, तथा उसी प्रकार प्रियतम बिना बिना शरीर और शरीर के बिना यौवन की व्यर्थता बताई जा रही है। क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, अच्छा फैक्ट था। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन जो इसमें पहले तो यही थे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन, तो जो हमने अलंकार को पूरा किया। अब हम इसके महत्वपूर्ण जो वर्ड लगाएंगे उन्हें लगाएंगे। क्वेश्चन संधि है, इसके बारे में आप अच्छे जानते हैं, कल शुरू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगवाएंगे आपको, तो आप आंसर बताएंगे क्वेश्चन। मात्र 12-13 मिनट में हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसके, ध्यान रखना।